केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 4, क्लास 11th। इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं भाई? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, केमिकल बॉन्ड एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच में किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, विच होल्ड देम टुगेदर। ठीक है, जो उन्हें आपस में बांधे रखता है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, केमिकल बॉन्ड जो है, 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड आपको पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है आपको आयनिक बॉन्ड, या इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी बॉन्ड को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लुईस स्ट्रक्चर क्या होती है या लुईस सिंबल क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या होता है भाई? ये सिंबल ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर एक तो होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट प्लस उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स और क्रॉस। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऑक्सीजन का लुईस सिंबल बनाना है, तो सबको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन में? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप लुईस सिंबल बनाओगे तो पहले ऑक्सीजन का सिंबल और उसके अराउंड 6 डॉट आप इस तरीके से बना दोगे, या फिर डॉट की जगह आप क्रॉस भी बना सकते हो इस तरीके से। क्लियर है? उसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए Na पॉजिटिव का लुईस सिंबल बनाना है, तो आपको पता है Na पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। तो Na पॉजिटिव में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप Na पॉजिटिव बनाकर उसके अराउंड 8 डॉट्स बना दोगे या 8 क्रॉस बना दोगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए जिसको कहते हैं हम ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एटम जो है अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, ईच एटम टेंड टू एडजस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसे कहते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। ऑक्टेट रूल दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर एटम यह ट्राई करता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहें? 8 इलेक्ट्रॉन्स रहें, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड when complete transfer of electrons take place between two atoms। जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे दो एटम हैं ए और बी, और ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स उठाकर बी को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिए। कंप्लीट ट्रांसफ़र का मतलब है कि ए अपने इलेक्ट्रॉन को जब बी को ट्रांसफ़र कर देगा तो उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स पर ए का कोई भी हक नहीं रहेगा, वो कम्प्लीटली बी के हो जाएंगे।
तो इसको कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफ़र। अच्छा, जब ए अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा तो ए का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और बी का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट का मतलब बताया है ना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरी बात, जब ए अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, आयोनिक बॉन्ड बोल देंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि NaCl मुझे बनाना है, तो NaCl देखिए कैसे बनेगा, सबको पता है Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 8 1 और 1 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर। Cl होता है 17, तो 2 8 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए Cl में। अब Na और Cl दोनों का जब हम लुईस सिंबल बनाएंगे तो Na के अराउंड केवल एक ही डॉट लगाऊंगा, जबकि Cl के अराउंड मुझे 7 डॉट लगाने पड़ेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1 और 2 8 7। अब सोडियम का ऑक्टेट तब पूरा होगा जब ये अपना आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले Cl को दे दे। और Cl का ऑक्टेट कब पूरा होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कब पूरा होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाकर Cl को दे देगा। अब क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो सोडियम पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसका कॉन्फ़िगरेशन अब हो जाएगा 2,8। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 की जगह क्या हो गया, 8। इस तरीके से अब आप देख सकते हो Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब आप देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये ऑक्टेट रूल फॉलो इन्होंने कर लिया। अब Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CaF2 का एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2, यानी कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फ्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2,7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब मैं इनके लुईस सिंबल बना देता हूँ। ये कैल्शियम का लुईस सिंबल हो गया, और ये फ्लोरीन का लुईस सिंबल हो गए, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2,7 2,7। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम का ऑक्टेट कब पूरा होगा, जब ये आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। कैसे लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस F को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस F को दे देगा। क्लियर है, तो क्योंकि कैल्शियम ने ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो कैल्शियम पे आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज, और हर फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। इन पे कौन सा आ गया चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक सॉलिड बनेगा जिसको बोलेंगे CaF2। ठीक है, और जो Ca2 पॉजिटिव और F नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। क्लियर है, तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब इसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान
किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करे या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप NaCl जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कैसे बना था, तो उसमें सोडियम ने, आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई 1। जबकि Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे थे, तो अगेन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो Cl की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई 1। अब अगला एग्जांपल अगर CaF2 की बात करता हूँ, तो कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए थे, तो आप देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये। कैल्शियम ने कुल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए थे, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई 2। जबकि फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तो फ्लोरीन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, वो ये है कि किन किन फैक्टर्स पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो देखो 3 फैक्टर्स पर आयोनिक बॉन्ड डिपेंड करता है। पहला फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड जो फैक्टर होता है वो होता है लैटिस एंथैल्पी। इन तीनों टॉपिक्स को मैंने पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाईली नेगेटिव होनी चाहिए। और लैटिस एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए, हाईली नेगेटिव। जब ये कंडीशंस होंगी तभी आयनिक बॉन्ड जो बनेगा वो स्टेबल होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक बॉन्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होनी चाहिए, और लैटिस एंथैल्पी भी हाईली नेगेटिव होती है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं अलग से डिस्कस कर देता हूँ। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी होती है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of ionic solid is formed from its ion, from its ion। ठीक है, जब एक मूल सॉलिड बनता है उसके आयंस के कॉम्बिनेशन से तब जितनी हीट बाहर निकलती है उसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। अब क्योंकि हीट जब बाहर निकलती है तो एंथैल्पी नेगेटिव एंथैल्पी कहलाती है, नेगेटिव एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा हीट, तो हीट रिलीज होती है तो नेगेटिव एंथैल्पी होती है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव एंथैल्पी होती है। तो मैंने वहाँ पर क्या लिखा कि लैटिस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए बेटा, हाईली नेगेटिव। तो हाईली नेगेटिव का मतलब क्या है, मोर नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जो हीट बाहर निकलनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है ना, हाईली नेगेटिव का मतलब ज़्यादा हीट बाहर निकलनी चाहिए, लेस नेगेटिव का मतलब कम हीट बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये 3 फैक्टर्स पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है ना, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। ठीक है ना,
पहली प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की। दूसरी प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कोई इसका रीज़न पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई क्यों होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाए जाने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर होते हैं एट सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं आयनिक कंपाउंड तो ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर इनका आपने एक्वस सॉल्यूशन बना दिया तो ये कंडक्टर हो जाते हैं। कंडक्टर एट एक्वस और मोल्टन स्टेट। यानी अगर आपने इनका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया या इनको पिघला दिया तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। आप नमक का ही एग्जांपल ले लो, NaCl का एग्जांपल ले लो। अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन अगर उसी नमक को आपने पानी में डिज़ोल्व कर लिया और सॉल्यूशन बना दिया तो वो सॉल्यूशन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। अच्छा, इनकी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी पार्टिकल्स के बीच में जरा भी गैप आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आयनिक कंपाउंड की आपको बता दी हैं। आप चाहो तो 4 प्रॉपर्टीज़ और फाइंड आउट करो NCERT को रीड करके। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा आयनिक बॉन्ड जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। क्लियर है।